हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपी आरओ री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये नई सीरीज़ शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आपका एक डे फर्स्ट का लेक्चर जो था वो आपका ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जो आपको 13 जुलाई को अपलोड किया गया। आज 14 जुलाई है और आपको डे सेकेंड का ये लेक्चर अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और यूपी आरओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ उसकी ऐसी व्याख्या दी जाएगी कि उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपकी अगर जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो एक टॉपिक के अंतर्गत आपका ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपकी व्याख्या में दिए गए हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो साथ ही साथ आपकी जितने भी उसके एक्सप्लेनेशन में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है तो वो सब उसके अंतर्गत कवर हों। तो इसमें डे फर्स्ट का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपका है, तो आप यूपीपीएससी यूपी आरओ री एग्जाम को लेके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये डे सेकंड का जो आता है उसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। उसमें ऑप्शन ए आता है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी आता है के एम मुंशी, ऑप्शन सी आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी आता है टी कृष्णामाचारी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्यों के बारे में, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो रहे हैं वह संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में मुंबई से निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MR जयकर, SP मुखर्जी भी गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ साथ कौन गैर कांग्रेसी सदस्य थे? इसमें गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MR जयकर, SP मुखर्जी, ये सभी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो इनके सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ही गैर कांग्रेसी सदस्य नहीं थे, तो इनके अंतर्गत ये आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी आता है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी आता है USA के संविधान से और ऑप्शन डी आता है ब्रिटेन के संविधान से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो जो भारत में जो समवर्ती सूची के अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि किस देश के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका आता है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, सबल केंद्रीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। और USA के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति की अवधारणा ली गई है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से संविधान की संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, इकहरी नागरिकता की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। तो इस तरीके से ये जो विभिन्न देश हैं यहाँ से ये विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या क्या है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता है। USA के संविधान से आपका मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति की अवधारणा। फिर इसके साथ ही साथ आपके कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, सबल केंद्रीय प्रणाली ग्रहण की गई और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी, जैसे कि आपका अगर USA से पूछता है कि कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं तो वो आएगा। फिर आपका जैसे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो इसके अंतर्गत भी आप देख सकते हैं।
और ब्रिटेन के संविधान से क्वेश्चन पूछेगा तो ब्रिटेन के संविधान से भी आप बता सकते हैं। तो आपका जो जिस तरीके से ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन के अंतर्गत जो जो इसमें थे तो सभी के बारे में बताया गया कि कहाँ से कौन सी अवधारणा ली गई है। और इससे एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, जो आपके विदेशी स्रोत है उससे आपका एक क्वेश्चन तो आता है, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम हो चाहे UPRO का एग्ज़ाम हो, तो इसमें एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। अब आता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है इसके अंतर्गत कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो इसमें आपका एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो सही है कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आपके महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। और ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया। और राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। तो आपके आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ प्रतिज्ञान इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा के स्थानों में आवंटन का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए दिया गया है इसके अंतर्गत चौथी अनुसूची। ऑप्शन बी दिया गया है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन सी दिया गया है 6ठी अनुसूची। और ऑप्शन डी दिया गया है 9वीं अनुसूची। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर ये आपकी चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसमें प्रावधान दिया गया है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थानों के आवंटन को लेकर उपबंध इसमें दिया गया। स्थानों का आवंटन जो है वह प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के निर्माण के परिणाम स्वरूप राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय तक बदलती रही है। तो इस कारण से इसकी उपरोक्त व्याख्या है कि इसके अंतर्गत ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन चौथी अनुसूची होगा। और इसमें जो आवंटन की प्रक्रिया होती है किस आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर होती है, जिसमें राज्यों के गठन पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या का आवंटित किया जाता है वह प्रक्रिया 1952 से लेकर अभी तक जो जैसे समय बदल रहा है उस हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हिमानी कारक के निक्षेपण के कारक द्वारा निम्नलिखित भूदृश्यों में से किस भूदृश्य का निर्माण होता है? तो आपको बताना है कि जो हिमानी कारक होते हैं जब उनका एक निक्षेपण होता है तो किस तरीके की एक प्रक्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है और नूनाटक। ऑप्शन बी दिया गया है फ्योर्ड। ऑप्शन सी दिया गया है भ्रीणशिला। और ऑप्शन डी दिया गया है ड्रमलिन। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो भूदृश्यों में जो निक्षेपण की जो क्रिया है वह ड्रमलिन को संबोधित करती है। इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रश्न में दिया गया है भू आकृतियाँ जैसे ड्रमलिन हिमानी के द्वारा निक्षेपण के स्थल रूप है। हिम नदी के घाटी हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाए जाते हैं, जिन्हें हिमोड़ टीले या ड्रमलिन कहा जाता है। तो ड्रमलिन किसे कहा जाता है? वो हिम नदी की घाटी जहाँ पर हिम प्रवाह की दिशा, जहाँ पर हिमालय है तो हिमालय में हिम नदी बहती है, तो हिम नदी में जो हिम प्रवाह की दिशा है वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे कि वहाँ से यहाँ आपका पर्वत है, यहाँ से हिमालय हिम नदी बह रही है, तो यहाँ से कुछ यहाँ दूरी पर कुछ यहाँ दूरी पर, तो विभिन्न अलग अलग दूरियों पर यह एक जैसी टीले जैसी आकृति बना लेती है। तो ये टीले जैसी आकृति बना लेती है जिसे हिमोड़ टीले या ड्रमलिन कहा जाता है।
तो ये जो होती है एक तरीके से हिमालयी क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालयी जो नदियाँ हैं हिमालयी क्षेत्रों में है, तो इस कारण से हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को ये प्रक्रिया मिलती है। और जो नूनाटक और भृणशिला हिमानी के अपरदनात्मक क्रिया से निर्मित होते हैं। तो जो अपरदन से निर्मित, जैसे कि आपके नूनाटक और भृणशिला भी इसी से संबंधित है, लेकिन ये हिमानी की जो अपरदनात्मक क्रिया होती है उससे निर्मित होते हैं, और जो निक्षेपण की क्रिया है उससे ड्रिमलिन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये उपरोक्त व्याख्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सा एक एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी दिया गया है ओजोस डेल स्लाइडो, ऑप्शन डी दिया गया है देवबंद, और ऑप्शन डी दिया गया है माउंट पोपा। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण जो है वह आपका देवबंद है। तो इसके अंतर्गत आपका ये ऑप्शन सी है। तो क्या होगा इसका आपका देवबंद, इसके अंतर्गत आपका ये उत्तर होगा। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि जो आपका देवबंद है वह एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी में, जो कि आपकी ईरान में स्थित है, वह ईरान की सबसे ऊंची चोटी और शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जबकि माउंट मैकिनले जो है वह यूएसए के अलास्का क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी है, और ओजोस डेल स्लाइडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी, और माउंट पोपा म्यांमार में स्थित शांत ज्वालामुखी होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देवबंद जो है वह एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी में ईरान की सबसे ऊंची चोटी है और शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। देवबंद ईरान में एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी में है। फिर दूसरा आता है माउंट मैकिनले यूएसए में, जो अलास्का क्षेत्र में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डेल स्लाइडो वो आपका अर्जेंटीना में चिली की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी है, और माउंट पोपा म्यांमार में स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो इसके अंतर्गत आपको ये चार चीज़ें पता चल गई। जैसे कि क्वेश्चन में तो एक के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये जो व्याख्या जिस तरीके से दी गई है तो इसमें चार चीज़ें पता चल गई कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, किस तरीके से सक्रिय है, कौन सी पर्वत श्रेणी पर कौन सी अवस्थिति देखी जाती है। तो इसके संदर्भ में ये आपकी उपरोक्त व्याख्या रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों में से किस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो आपको बताना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में किसके अंतर्गत कमी आती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है समताप मंडल, ऑप्शन बी दिया गया है मध्य मंडल, ऑप्शन सी दिया गया है आयन मंडल, और ऑप्शन डी दिया गया है ओजोन मंडल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि जब ऊंचाई के साथ किस मंडल में तापमान में कमी आती है, कि जैसे आपका ये इस तरीके से ये प्रक्रिया बनी रहती है, इस तरीके से आपका बना रहता है कि यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल हुआ, फिर आपका संताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका इस तरीके से आपका आयन मंडल होता है। तो यहाँ पर आपके जैसे कि समताप मंडल में ओजोन होती है, यहाँ समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, और यहाँ पर आपका मध्य मंडल है, और ये आयन मंडल है। तो और ये इसके ऊपर का जो है वह बहिर्मंडल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका संताप मंडल में यहाँ पर ओजोन रहती है। तो यहाँ देखा जाए तो कहाँ पर तापमान में कमी होती है, तो तापमान में कमी के बारे में बात की जाए तो इस तरीके से जाते हैं ऊपर की ओर, तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये डायग्राम आपका अच्छे से नहीं बना है, तो आपको अकेला समझने के लिए इसको बताया गया है। तो यहाँ जो आपका देखा जाए तो यहाँ आपका ये जो मध्य मंडल है, यहाँ पर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये आपका यहाँ पर तापमान में कमी आती है, तो ये आपका टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है। तो ये कहाँ है, ये आपका ऑप्शन भी होगा मध्य मंडल। तो इस तरीके से ये रहता है। तो इसमें देखा जाए तो वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों में मध्य मंडल संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। जैसे कि आप जिस तरीके से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर आपका घटेगा। और मध्य मंडल का विस्तार जो है वह 80 किलोमीटर तापमान से घटकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है, जहाँ 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वह घटकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो जो इसकी जो ऊंचाई है वह 80 किलोमीटर ही है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और यहाँ पर क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह 15 किलोमीटर है, और आयन मंडल जो है वह 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, और समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो इस तरीके से ये आता है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जो आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ फिर आपका आता है संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल जो यहाँ पहला वाला है, यहाँ पर की जो लंबाई है आपकी ऊंचाई है वह 15 किलोमीटर तक के है।
फिर यहाँ से आप जाते हैं तो यहाँ समताप मंडल आता है, तो यहाँ पर आपकी जो ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर है। फिर आता है आपका मध्य मंडल, तो यहाँ पर आपकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। और आपका आयन मंडल में जो आता है तो इसकी ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर ऊपर की ओर होती है। तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक ये होती है। और यहाँ पर आपका ये 80 किलोमीटर पर है, 80 मीटर ऊंचाई पर आपका क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है। तो ये मध्य मंडल है, तो यहाँ पर आपके टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये आपका एक समानांतर क्रम में ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, मतलब कि मध्य मंडल होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूफीनामाइड संबंधित है। रूफीनामाइड के बारे में बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि यह कैंसर रोधी दवा है। ऑप्शन बी दिया गया है कि यह मृगी रोधी दवा है। ऑप्शन सी आता है कि नीति आयोग का नवाचार पोर्टल है। और ऑप्शन डी आता है कि सचल प्लाज्मा बैंक है। तो आपको बताना है कि रूफीनामाइड किससे संबंधित है। तो रूफीनामाइड के बारे में बात की जाए तो रूफीनामाइड आपका मृगी रोधी दवा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी होगा। मृगी रोधी दवा के अंतर्गत आता है, जो कि एक नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक दल ने मृगी रोधी दवा रूफीनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति को विकसित किया है। तो ये पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई है? नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा संस्थान के द्वारा यह दवा विकसित की गई है, यानी कि INST के द्वारा यह इनके वैज्ञानिक दल ने मृगी रोधी दवा को खोजा हुआ है, जो कि एक रूफीनामाइड है। अब आता है आपका इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार। ऑप्शन बी आता है शहरी महिलाओं को रोजगार। ऑप्शन सी आता है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार। और ऑप्शन डी आता है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी और बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी आता है कि इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना इस स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना होता है। इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं कि स्वावलंबन योजना है जिसका उद्देश्य ही महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने की पूर्ति करता है। और इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार एवं प्रशिक्षण देकर, यानी कि जो परंपरागत क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं के जो से संबंधित हैं उनके कौशल में सुधार करना, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना और रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। यानी कि जो परंपरागत चीज़ों में महिलाएं कार्य करती हैं तो उनकी स्किल को डेवलप करना, स्किल के डेवलप करने के साथ साथ उनको यानी कि ट्रेनिंग देना ताकि वह एक आत्मनिर्भर बन सके। योजना का नाम ही स्वावलंबन योजना है, स्वावलंबी बन सके और अपना एक आर्थिक परिस्थितियों से अपनी आर्थिक भागीदारी भी निभा सके। तो इसके संदर्भ में ये योजना शुरू की गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है। सूची 1 कहती है कि वन प्रकार और सूची 2 में आपके वन क्षेत्र के बारे में सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो इसमें सूची 1 और 2 को आपका सुमेलित करने का दिया गया है, जिसमें सूची 1 में वन प्रकार है और सूची 2 में क्षेत्र है। सूची 1 में जो वन प्रकार आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आता है, जो कि इसमें सुमेलित करने को बताया गया है छोटा नागपुर पठार शिवालिक। ऑप्शन बी आता है मानसूनी, जो कि शिवालांग पठार सह्याद्री। और शिलोंग शीतोष्ण जो आपका आता है पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में। और गरान जो मैंग्रोव में है वह पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालयी नीलगिरी के बारे में बताता है। तो इसमें आपको इनको एक दूसरे में सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरीके से आप इनके ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इस तरीके से आपके इसमें ऑप्शन दिए गए। तो इसमें आपको पहले इसमें एक सुमेलित करके बता देते हैं, फिर इसके ऑप्शन के साथ आपको इसका उत्तर बता देंगे। जैसे कि ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके देखा जाए तो शिलोंग पठार जो सह्याद्री क्षेत्र है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। फिर आते हैं आपके मानसूनी वन। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, वो ये आपके छोटा नागपुर के पठार और शिवालिक में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर शीतोष्ण वन।
शीतोष्ण वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? वह पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालयन नीलगिरी में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका गरान क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव है, वो आपके पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ये एक दूसरे से इस तरीके से सुमेलित हैं। अगर इसमें आपको एक दूसरे का दो भी पता रहेंगे तो आप इसकी उत्तर बता सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कि 2, 1, 4, 3 के फॉर्म में ये सुमेलित है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और मानसूनी वन जो होते हैं वह सह्याद्री, पूर्वी ढलान, शिवालिक में छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन आपके जो हैं वह पश्चिम बंगाल व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण पर्वतीय वन जो है वह नीलगिरी व हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला थी वो आज फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। और अगर आपने इस तरीके का ये डे फर्स्ट का नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। धन्यवाद।